हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 5। तो बेटे आज हमारे पास कक्षा 11 का पहले यूनिट का 5वां वीडियो है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें पढ़ सकते हो, या फिर आप उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, जिससे आप सरलता से रासायनिक विज्ञान का अध्ययन कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे गणनाओं में सार्थक अंक। जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, उनमें हम उत्तर में कितने सार्थक अंकों को रखते हैं, हमें उत्तर में कितने सार्थक अंक रखने चाहिए, इस बारे में आज हमें समझना है। ठीक है बेटे। उसके बाद हम समझेंगे सन्निकटन या निकटन या राउंडिंग ऑफ, कि किसी भी संख्या को एक निश्चित अंकों तक निकटन करने का या सन्निकटन करने का या राउंडिंग करने का क्या तरीका है, इस बात को भी आज हम समझेंगे। क्योंकि बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा गलती करते हैं और कैलकुलेशंस में उत्तर निकालने में भी बहुत ज्यादा गलती करते हैं। उत्तर तो वो निकाल देते हैं जोड़ घटा गुणा भाग करके, पर उस उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए, इस बात का बच्चों को ज्यादातर पता नहीं होता है। और तीसरे नंबर पे बेटे हम पढ़ेंगे परिवर्तनीय कारक। परिवर्तनीय कारक बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलने के लिए। आपको पता है एक ही भौतिक राशि के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी है, हेक्टोमीटर भी है, डेकामीटर भी है, मीटर भी है, और डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मील, कोस, इस तरह लंबाई के बहुत सारे मात्रक हैं। और उनमें से लंबाई के एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदला जाता है, जो मुख्य परिवर्तनीय कारक हैं, उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सबसे पहले बात करनी है गणनाओं में सार्थक अंकों की, कि कैलकुलेशंस में सार्थक अंकों का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, अर्थात हमारे उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ हेडिंग लिखा करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है बेटे, तो हमारा हेडिंग है गणनाओं में सार्थक अंक। गणनाओं में सार्थक अंक की कैलकुलेशन में हम सार्थक अंकों का किस प्रकार ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटे, तो ये हमारा आज का सबसे मेन क्वेश्चन है। पर शायद आपके दिमाग में कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आज आपने ड्रेस कैसी पहन रखी है, आज आपकी शर्ट कहाँ गई, आपकी टाई कहाँ गई, आपका कोट कहाँ गया। इस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा। आज बेटे दीपावली है, तो दीपावली के उपलक्ष्य में मैं सुबह ही नहा लेता हूँ, लगभग 3:45 बजे। तो मैंने सुबह से ही कपड़े डाल लिए हैं अपने, जो मुझे पहनने हैं दीपावली पर। आपको ये वीडियो लगभग 2 या 3 हफ्ते बाद दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं वर्तमान से लगभग 2 या 3 हफ्ते, 3 या 4 हफ्ते आगे चलता हूँ। तो ये वीडियो आपको लगभग 3 हफ्ते बाद दिखाई देगा। ठीक है बेटे, पर मैंने सुबह ही कपड़े पहन लिए हैं। अब देखो, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लुक मेरा नजर आ रहा होगा। कुछ बच्चों का डाउट तो यहाँ क्लियर हो गया है। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चलो,
टॉपिक है गणनाओं में सार्थक अंक। गणनाओं में हम करते हैं जोड़ घटा गुणा भाग। तो सबसे पहले सीखते हैं, नंबर 1 हेडिंग लिखते हैं, जोड़ तथा घटाओ। यदि हम संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारे उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। इस बात को ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि जोड़ और घटाओ करते समय उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? जो दशमलव के बाद के सार्थक अंक होते हैं उन सार्थक अंकों को हमें देखना है। मान लो जिन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो वे संख्याएं 3 या 4 हैं, तो उन सभी जोड़ी या घटाई गई संख्याओं में दशमलव के बाद जिस संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं उतने ही सार्थक अंक आपके उत्तर में होने चाहिए। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो आपने 4 संख्याओं को जोड़ा है। एक संख्या में दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हैं, एक संख्या में दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक हैं, एक संख्या में दशमलव के बाद 4 सार्थक अंक हैं, एक संख्या में दशमलव के बाद 5 सार्थक अंक हैं। तो आपने दशमलव के बाद के सार्थक अंकों को देखना है। 2, 3, 4, 5 इस तरह हैं। तो आपके उत्तर में दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक होने चाहिए। सुन लो ध्यान से, हमारे उत्तर में दशमलव के बाद सार्थक अंकों की उतनी संख्या होनी चाहिए जितनी की जोड़ी या घटाई गई संख्याओं में से दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक की संख्या थी। तो हमें देखना है, देखो क्या लिखता हूं मैं यहां, आपके समझ में आएगा लिखते हुए भी। जोड़ तथा घटाओ। जोड़ने व घटाने के बाद, जोड़ने व घटाने के बाद उत्तर में दशमलव के बाद, ये दशमलव ध्यान रखना है, उत्तर में दशमलव के बाद सार्थक अंकों की संख्या, दशमलव के बाद सार्थक अंकों की संख्या उतनी होनी चाहिए। ध्यान से समझना जरा, सार्थक अंकों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी की जोड़ी या घटाई गई संख्याओं में, जोड़ी या घटाई गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम होती है। न्यूनतम माने कम से कम, न्यूनतम होती है। जिन संख्याओं को आप जोड़ रहे हो या जिन संख्याओं को आप घटा रहे हो, आपको यूं देखना है कि उन संख्याओं में से किस संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक हैं। जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक हैं, उन सबसे कम सार्थक अंकों को गिनो कि क्या में सार्थक अंक 1 है या 2 है या 3 है, और आपके उत्तर में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है बेटे, देखते हैं। चलो अच्छा एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपके। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो हमें जोड़ना है 22.2 22.2 और इसमें जोड़ना है हमें 2.22 प्लस इसमें जोड़ना है 0.222। ये 3 संख्याएं हैं और इन्हें जोड़ना है। जब आप इन 3 संख्याओं को जोड़ते हो तो जोड़कर आता है 24.642।
24.642 ये जोड़कर आता है। तो ज्यादातर बच्चे इसी उत्तर को लिखकर आएंगे। जब आप 22.2 या 2.22 और 0.222 को जोड़ते हो तो आपका जोड़ आता है 24.642 और बच्चे सोचते हैं कि यही सही उत्तर है। बेटे ये सही उत्तर नहीं है। तीनों संख्याओं को आपने जोड़ लिया और जोड़ के आपका ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये उत्तर नहीं है। आपको देखना है कि जोड़ी गई संख्याएं कितनी हैं? 3 हैं। इस संख्या में दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं? 1। इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं? 2। इसमें दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं? 3। तो हमारे उत्तर में दशमलव के बाद सार्थक अंक 1 होने चाहिए या 2 या 3? सबसे कम किसमें है दशमलव के बाद? न्यूनतम इसमें है, सबसे कम इसमें है। तो दशमलव के बाद केवल एक सार्थक अंक होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे जोड़ का सवाल हो चाहे घटाव का सवाल हो। तो दशमलव के बाद एक सार्थक अंक होना चाहिए। इसका मतलब हमारा उत्तर दशमलव के बाद एक अंक तक जाएगा। तो 24.6 होगा हमारा उत्तर। हमारा उत्तर होगा 24.6। ये हमारा सही उत्तर है। देखो एक बात बताता हूं, यदि ये संख्या जो हमने छोड़ी है, छोड़े जाने वाला अंक क्या है? 4। रखे जाने वाला अंक क्या है? 6। यदि ये 5 से बड़ा होता ना तो यहाँ एक इकाई बढ़ जाती, तो मैं लिखता 24.7। ठीक है, इसे कहते हैं सन्निकटन या निकटन करना। सन्निकटन या निकटन भी तो आज हम सीखेंगे ही बेटे, सीखेंगे ना। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि इस तरह का जोड़ का सवाल पेपर में आता है तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि तीसरी चौथी पांचवी क्लास का सवाल हमें दे दिया गया है। हमें जोड़ने के लिए नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि क्या आप सार्थक अंकों के हिसाब से सही उत्तर निकाल सकते हो। ज्यादातर बच्चे तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, उत्तर लिख के आ जाएंगे 24.642। सही आंसर ये है। और वहां 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन भी दिया गया होगा और उस पर टिक मार्क लगा देंगे और अपने कॉलर खड़े कर लेंगे और कहेंगे कि क्या है बताओ, बच्चों वाला सवाल दे दिया, जोड़ का सवाल आ रहा बताओ 11वीं क्लास में। बेटे मैं आपको इस बात को लेकर चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या आपको जोड़ आता है या नहीं आता है, वे चेक करते हैं कि क्या आपको सार्थक अंकों का ज्ञान है या नहीं है। तो जोड़ने के सवाल में दशमलव के बाद उतने सार्थक होने चाहिए, सार्थक अंक होने चाहिए जितने की जोड़ी गई संख्याओं में किसी भी संख्या में न्यूनतम होते हैं। जैसे दशमलव के बाद एक सार्थक अंक, 2, 3, तो हमारे उत्तर में दशमलव के बाद एक सार्थक अंक होना चाहिए। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, 5.2748 5.2748 इसमें से घटाना है 5.272 5.272 ये घटाना है। तो घटा तो दो गई आप, जब घटाओगे तो उत्तर आएगा हमारा 0.0028 0.0028। घटाने के बाद ये संख्या हमें प्राप्त होगी, पर ये उत्तर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ कितने सार्थक अंक हैं बताओ? 4 हैं। दशमलव के बाद यहाँ कितने सार्थक अंक हैं? 3 हैं। तो हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक होने चाहिए। हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 4 सार्थक अंक होने चाहिए या 3 सार्थक अंक होने चाहिए बताओ? जो कम है वही तो होने चाहिए, 3 होने चाहिए। और यहाँ दशमलव के बाद देखना कितने सार्थक अंक हैं। क्या 0 को सार्थक अंक में आप गिनोगे? नहीं गिनोगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि शुरू के 0 सार्थक अंक नहीं होते हैं, चाहे मैं दशमलव से पहले आ रहे हूं चाहे मैं दशमलव के बाद आ रहे हूं। दशमलव के बाद सार्थक अंक केवल 2 हैं बेटे, दशमलव के बाद सार्थक अंक केवल 2 हैं और दशमलव के बाद इसमें 3 है, इसमें 4 हैं। तो हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक होने चाहिए। तो अब इन्हें 3 कैसे बनाएं? इन्हें 3 बनाने का तरीका है 0.00280। आप 0 तो बढ़ा ही सकते हो, 0 बढ़ाओ। आपको पता है बाद वाला 0 तो सार्थक अंकों में गिना जाता है।
तो इसमें बताओ 3 सार्थक अंक हुए या नहीं हुए दशमलव के बाद? तो ये है सही उत्तर। कभी भी इस बात को सोचकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है कि पेपर सेटर ने हमारे जोड़ का सवाल दिया है या घटाव का सवाल दिया है। भाई जोड़ और घटाव तो आप कर ही लोगे, आप पहली क्लास से ही जोड़ या घटाव करते आ रहे हो। यहां आपको पूछा जा रहा है कि उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। तो हमें पता चला है जोड़ और घटाव के उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है। जोड़ का सवाल हो चाहे घटाव का सवाल हो, चाहे ऐसा सवाल हो जिसमें जोड़ भी हो रहा हो या घटाव भी हो रहा हो, दोनों काम हो रहे हो जिसमें, तो उसके उत्तर में भी सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही रखनी है जितनी जोड़ी या घटाई गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक थे। समझ में आती है ना बात? तो ये तो है जोड़ और घटाव के बारे में ज्ञान जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नंबर 2 पर। अब बात करते हैं हम गुणा तथा भाग की। गुणा तथा भाग, इस बात को भी ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। गुणा और भाग में उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए? बेटे गुणा और भाग तो आप कर लोगे और आप उत्तर भी निकाल लोगे, पर उस उत्तर में कुल सार्थक अंकों की संख्या, इस बार मैं दशमलव के बाद सार्थक अंकों की संख्या नहीं बोल रहा हूं। दशमलव के बाद देखने हैं सार्थक अंक केवल जोड़ और घटाव के सवाल में। यदि आपके पास कोई सवाल गुणा तथा भाग का है तो आपको देखना है कुल सार्थक अंक उत्तर में होने चाहिए उतने जितने जोड़ी या जितने गुणा या भाग की गई संख्याओं में से सबसे कम है कुल सार्थक अंक। ठीक है, मान लो आपने 2 संख्याओं की गुणा की है, एक संख्या में कुल सार्थक अंक हैं 3 और एक में है 5, कुल सार्थक अंक। दशमलव के बाद के सार्थक अंकों की बात बिल्कुल भी नहीं देखनी है। कुल एक में कुल सार्थक अंक 3 है, एक में 5 है, तो आपके उत्तर में कुल सार्थक अंक 3 होने चाहिए। मान लो आपने एक बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या से भाग किया है, बड़ी संख्या में सार्थक अंक 5 हैं और छोटी संख्या में सार्थक अंक 2 हैं, तो आपका जो भागफल आएगा ना उसमें सार्थक अंक अर्थात कुल सार्थक अंक 2 होने चाहिए। ठीक है बेटे, तो गुणा तथा भाग का नियम हमें पता चला है कि गुणा तथा भाग, गुणा तथा भाग करते समय लिख दो या करने पर लिख दो, एक ही बात है। करते समय उत्तर में देखो मैं क्या लिखता हूं, मैंने लिखा है उत्तर में कुल, क्या लिखा है? कुल। देखो दशमलव के बाद नहीं बात की है हमने बात की है कुल। उत्तर में कुल सार्थक अंकों की संख्या, उत्तर में कुल सार्थक अंकों की संख्या उतनी होनी चाहिए, कुल सार्थक अंकों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी की गणना की जाने वाली, मतलब जिनका आपको गुणा और भाग करना है उन संख्याओं की बात हम करते हैं। गणना की जाने वाली संख्याओं में, गणना की जाने वाली संख्याओं में से न्यूनतम होती है। मतलब जिन संख्याओं का आपने कैलकुलेशन किया है, माने गुणा या भाग किया है, उन संख्याओं में से वो संख्या छांट लो जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम है, और जितनी उस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या होगी हमारे उत्तर में भी उतनी ही सार्थक अंकों की संख्या होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1,
हमारे पास एक संख्या है 14.79 और इसका मल्टीप्लाई करना है 12.11 में और फिर मल्टीप्लाई करना है 5.05 में। ये तीन संख्याओं की आपस में गुणा करनी है। जब आप गुणा करते हो तो गुणनफल आता है 904.48985 48985 लगभग इतना आता है। पर क्या ये सही उत्तर है? भाई यदि आप क्लास 10th में हो, कक्षा 10 में हो या 9 में हो या 8 में हो, फिर तो ये उत्तर सही है। पर अब आपको देखने पड़ेंगे सार्थक अंक। कुल सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3, बीच वाला जीरो तो गिना जाता है ना, तो 4 4 3। तो कम सार्थक अंक किस संख्या में है? इसमें है। कितने हैं? 3 है। तो उत्तर में भी 3 सार्थक अंक होने चाहिए। जोड़ या घटाव में हमने देखे थे केवल दशमलव के बाद के अंक, और गुणा और भाग में हमें देखने हैं सभी अंक। गुणा और भाग में हमें टोटल अंक देखने, दशमलव का कोई खेल नहीं होता है बेटे गुणा और भाग में। तो यहाँ कितने हैं? 4, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो उत्तर में 3 होने चाहिए। यानी कि हमारा उत्तर जाएगा यहाँ तक। और दशमलव के बाद जो संख्या है वो 5 से छोटी है, और 5 से छोटी है तो इस संख्या में कुछ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा बिल्कुल सही उत्तर 904 है, क्योंकि 904 में कुल सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। 1 2 3। बताओ ये खेल समझ में आता है या नहीं आता है आपके? उम्मीद है समझ में आता होगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप सोचते हो कि हमारी हो गई है बल्ले बल्ले, हमें दे दिया गया है गुणा का सवाल, समझ में ये नहीं आ रहा है कि पेपर ये केमिस्ट्री का है या मैथमेटिक्स का है, और शायद 6ठी क्लास का पेपर आ गया हमारे पास, तो आपको बिल्कुल भी खुशियां मनाने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप खुशियां मनानी शुरू कर दो। वहां आपको सार्थक अंकों का ज्ञान पूछा जा रहा है कि क्या आपको सार्थक अंकों का ज्ञान है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हमारे पास एक संख्या है 0.18 और इसे हमें भाग करना है 2.487 से। इससे भाग करना है तो भाग तो आप कर ही लोगे, और भागफल आएगा 0.0723 763, ये आएगा भागफल 0.0723763। पर क्या ये उत्तर सही है? भाई यदि आप कक्षा 6 में हो तो उत्तर सही है, पर अब आप कक्षा 11 में हो, ठीक है, कक्षा 11 कह दो या कक्षा 11 कह दो, एक ही बात है, क्लास 11th में हो आप, तो उत्तर क्या बनेगा? इसमें बताओ कुल सार्थक अंक कितने हैं? भाई शुरू का जीरो तो सार्थक अंकों में गिना ही नहीं जाता है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4, 2 और 4। तो उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए यूं बताओ? उत्तर में 2 सार्थक अंक होने चाहिए या 4? आप कहोगे कि सर 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए, तो हमारा उत्तर 2 सार्थक अंकों तक जाएगा। ये सार्थक अंक नहीं है, ये सार्थक अंक नहीं, 1 2। शुरू के जीरो तो बेटे सार्थक अंक होते ही नहीं है, तो हमें 0.072 उत्तर लिखना पड़ेगा। ये संख्या जो हम छोड़ रहे हैं, जो अंक, वो 3 है, 5 से छोटा है, इसलिए इसे 2 को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास उत्तर आएगा 0.072। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और एग्जाम में सवाल को बिल्कुल सही करके आना है। वैसे बहुत कम पेपर सेटर होते हैं जो जोड़ घटाव गुणा भाग का सवाल देते हैं एग्जाम में। जो बहुत शार्प माइंडेड पेपर सेटर होगा वो देगा इस क्वेश्चन को, जिससे बच्चा जोड़ के आ जाए या घटा के आ जाए, गुणा करके आ जाए, भाग करके आ जाए, और सार्थक अंकों को देखे ही ना बिल्कुल भी, और उसे बच्चे को एक झूठी खुशी मिल जाए। यानी पेपर सेटर आपको डबल क्रॉस करता है, आपको खुश भी कर देता है और आपके नंबर भी काट लेता है कि आप खुशी खुशी नंबर कटवा रहे अपने, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जोड़ घटा गुणा भाग का सवाल कैसे करना है।
तो अब मुझे उम्मीद है कि जोड़ घटा गुणा भाग के सवाल आप सीख गए हो, आप गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये चीज जोड़ घटा गुणा भाग तो हमें पहले ही सिखा दी गई थी, अब 11वीं क्लास में दोबारा सीखनी पड़ रही है जोड़ घटा गुणा भाग। ठीक है, चलो खैर जो भी है, अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। चलो अगला टॉपिक, अब हमने गणनाओं में सार्थक अंक सीख लिए, जोड़ और घटाव में दशमलव के बाद देखने हैं, और गुणा भाग में टोटल सार्थक अंक देखने हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, और इस टॉपिक में भी बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। अगला टॉपिक है सन्निकटन या निकटन। इसे कहते हैं सन्निकटन, सन्निकटन, या इसे हम निकटन भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं राउंडिंग करना, राउंडिंग ऑफ, यानी कि किसी भी संख्या को राउंड फिगर में कन्वर्ट करना। कहते हो ना अब यार राउंड फिगर में कर दो इस डिजिट को, या इन पैसों को, इन रुपयों को राउंड फिगर में कर दो। देखो आपको जब भी राउंडिंग करनी है, देखो हमने यहाँ राउंडिंग की है, ये हमने इसकी 6 तक राउंडिंग की है, तो 6 तक राउंडिंग 24.6 को 24.6 ही लिखा है, क्योंकि 6 के बाद यानी छोड़े जाने वाला अंक जो है वो 5 से क्या है, छोटा है। 5 से छोटा है तो रखे जाने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से बड़ा होता तो रखे गए अंतिम अंक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती। ये दो बातें तो सबको ही पता होती हैं कि छोड़े जाने वाला अंक 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो रखे गए अंतिम अंक में 1 इकाई की वृद्धि होती है, सबको पता है। और यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो रखे गए अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सबको पता है। पर यार क्या आपको इस बात का पता है कि यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 ही हो, जिस अंक को आप छोड़ रहे हो वो 5 ही हो, तो रखे गए अंतिम अंक में क्या कोई परिवर्तन होगा? और यदि होगा तो कब होगा, और नहीं होगा तो कब नहीं होगा? इस बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है, तो इस चीज को हम सीखेंगे सन्निकटन या निकटन में। ठीक है, तो इसमें कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला नियम देखते हैं क्या है। यदि छोड़े जाने वाला अंक, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से छोटा होता है, 5 से क्या होता है, छोटा, 5 से छोटा होता है, तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में, रखे जाने वाले अंतिम अंक में कोई परिवर्तन, अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ध्यान से देखियो। मान लो आपके पास 7.82 है और आपको इसकी राउंडिंग मारनी है यहां तक। कहां तक निकटन करना है? दशमलव के बाद 1 अंक तक। तो आपको देखना है कि छोड़े जाने वाला अंक क्या है, 2। ये 5 से छोटा है ना, 2 तो 5 से छोटा होता है। तो यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये 8 का 8 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। तो यदि आप दशमलव के बाद 1 अंक तक इसका निकटन करोगे, सन्निकटन करोगे, इसकी राउंडिंग करोगे, कुछ भी कह दो जो आपको अच्छा लगता है, तो हमारा उत्तर आएगा 7.8। ये बिल्कुल सही राउंडिंग है। ठीक है बेटे, पता चला है ना कैसे की है हमने राउंडिंग। अच्छा चलो दूसरा नियम समझो। ये 2 नियम तो आपको पहले से ही आते हैं, पहले से ही आप बहुत होशियार हो। हमने सीखा है
कि यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से छोटा है, जैसे ये 2 है, 5 से छोटा है, तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 8 था, ज्यों का त्यों 8 है। देखो अब जरा दूसरा नियम क्या है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है, तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में, रखे जाने वाले अंतिम अंक में क्या होता है बताओ, 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। 1 इकाई की क्या हो जाती है, वृद्धि। 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो हमें 1 इकाई की वृद्धि करनी होती है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल ले लो आप, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यदि आपका छोड़े जाने वाला अंक क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा, जैसे मान लो लिखते हैं 6.87 लिख लो आप, और आपको यहां तक राउंडिंग करनी है, तो छोड़े जाने वाला अंक 5 से बड़ा है या नहीं है। देखो ये तो 5 से बड़ा है 7, और 5 से बड़ा है तो रखा गया अंक जो है वो 8, उसमें 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी, और इस बार हमारा राउंडिंग करके उत्तर आएगा 6.9। क्या आएगा, 6.9। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से छोटा है तो रखे जाने वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से बड़ा है, जैसे ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी। देखो 8 का हमने क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो इस तरीके से ये 2 नियम तो आपको पहले से ही आते थे, और कुछ बच्चों को नहीं आते थे, उन्होंने सीख लिए। अगले नियम हम सीखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पहले बोर्ड पे जगह नहीं बची बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तीसरा नियम बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे तीसरे नियम को। यही चीज आपको सीखनी है जो नई है आपके लिए। देखो क्या सिखाता हूं, ध्यान से सीखना। यदि छोड़े जाने वाला, यदि छोड़े जाने वाला अंतिम अंक, यदि छोड़े जाने वाला अंतिम अंक 5 है, 5 है, तथा 5 के बाद कोई, 5 के बाद कोई अशून्य यानी नॉन जीरो, जीरो के अलावा अंक भी है, नॉन जीरो डिजिट या अंक भी है, तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में एक इकाई की वृद्धि हो जाती है। ये चीज बहुत काम की है बेटे, बहुत काम की, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो एग्जांपल देता हूं आपको। देखो मान लो आपके पास एक संख्या है 16.351, 16.351, ये एक संख्या है, और इसकी राउंडिंग आपको करनी है यहां तक निकटन करना है। तो यहां तक निकटन करना है, तो छोड़े जाने वाला अंक क्या है, 5। छोड़े जाने वाला अंक क्या है, 5। तो यदि ये 5 से छोटा होता ना, तो हम इसे 3 ही रहने देते, हमारा उत्तर होता 16.3, यदि ये 5 से छोटा होता। और यदि ये 5 से बड़ा होता
तो हमारा उत्तर होता 16.4। ठीक है, पर ये तो 5 ही है, ना तो 5 से छोटा है ना तो 5 से बड़ा है। तो आपको देखना है कि इसके अगला अंक क्या है। क्या इसका अगला अंक 0 के अलावा कुछ और है? हमने देखा कि इसके अगला अंक है 1, यानी अशून्य अंक है, नॉन जीरो डिजिट है। तो यदि 5 से अगला अंक 0 नहीं है तो पक्की बात है जो रखे जाने वाला अंतिम अंक है उसमें 1 इकाई की वृद्धि होगी। तो हमारा यहाँ उत्तर बनेगा 16 दशमलव क्या बनेगा 4। देखो समझ में आती है क्या बात? यदि आपका छोड़े जाने वाला अंक 5 है और 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, अशून्य अंक है, तो जो रखे जाने वाला अंतिम अंक है उसमें 1 इकाई की आपको वृद्धि करनी है। इसलिए हमने 3 को क्या बना दिया है 4। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और बनाता हूं ऐसा ही। यहां लिखते हैं एक एग्जाम्पल और। मान लो हमारे पास संख्या है 11.6754 और इसकी राउंडिंग हमें करनी है यहां तक, 7 तक। तो आपका जो छोड़े जाने वाला अंक है वो क्या है 5। अब जब छोड़े जाने वाला अंक 5 आ जाता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा। और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है 4। चलो एक अंक और बढ़ा दो, ऐसा कर लो, नॉन जीरो तो रहेगा ही, ये 4 है। यदि 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी संख्या है तो जो रखे जाने वाला अंतिम अंक है उसमें 1 इकाई की हमें वृद्धि करनी चाहिए। यहां हमारा उत्तर आ जाएगा 11.68। ये आएगा उत्तर 11.68। बताओ समझ में आता है क्या आपके? उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा बेटे कि यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है और उसके बाद 5 के बाद एक अशून्य अंक है तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में 1 इकाई की वृद्धि हमें करनी पड़ेगी यदि राउंडिंग मारनी है उस अंक तक। यह था नियम नंबर 3। अब आते हैं नियम नंबर 4 पर। ध्यान से समझेंगे नियम नंबर 4। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है तथा 5 के बाद 0 है। ठीक है, समझ रहे? 5 है और 5 के बाद 0 है। यहां तो 5 के बाद 0 नहीं था, यहां भी 5 के बाद 0 नहीं था। तथा रखे जाने वाला अंतिम अंक, ध्यान से समझना जरा, अंतिम अंक सम संख्या है या सम है। सम और विषम तो आप जानते हो, सम उसे कहते हैं जो 2 से कट जाते हैं और विषम जो 2 से नहीं कटते। तो रखे जाने वाला अंतिम अंक क्या है? सम है। तो उस अंतिम अंक जो रखे जाने वाला है उस अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो क्या समझाया है मैंने, एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको क्या समझाया है। समझाया ये है कि मान लो आपके पास एक संख्या है 3.250 और इसकी राउंडिंग मारनी है यहां तक। तो आप एक बात बताओ, जो छोड़े जाने वाला अंक है वो 5 है और 5 के बाद कोई नॉन जीरो तो है नहीं, नॉन जीरो डिजिट तो है नहीं, 0 है, अशून्य अंक नहीं है, शून्य है। यदि 5 के बाद शून्य है तो रखे जाने वाले अंतिम अंक को देखना पड़ेगा कि वो सम है क्या या विषम है। ये तो 2 तो बेटे एक सम संख्या होती है। यदि ये सम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा उत्तर आएगा 3.2।
यदि यहां तक राउंडिंग आप करोगे। जैसे एक और एग्जांपल लगा लेते हैं, चलो इसका। मान लो हमारे पास है 6.0650 और इसकी राउंडिंग मारनी है हमें यहां तक। तो आप देखो कि जो छोड़े जाने वाला अंक है वो 5 है, 5 के बाद 0 है, तो अब सारा खेल टिक जाता है यहाँ आके। ये अंक जो रखना है, रखे जाने वाला अंतिम अंक सम है या विषम? कैसा है? सम है। सम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहां तक यदि हम राउंडिंग करेंगे तो 6.06 ही हमारी राउंडिंग आएगी। ठीक है बेटे। अब आते हैं आखिरी नियम पर, नियम नंबर 5। बिल्कुल ऐसा ही नियम है। यदि छोड़े जाने वाला अंक, ध्यान से समझना जरा, 5 है। छोड़े जाने वाला अंक क्या है? 5, तथा 5 के बाद 0 है, तथा रखे जाने वाला अंतिम अंक विषम है। इस बार हमने लिखा है विषम। यहां था हमारे पास सम, ये विषम है। तो उसमें का मतलब यहाँ अंतिम अंक में है जो रखना है हमें, तो उसमें एक इकाई की वृद्धि हो जाती है। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपको? तो उसमें एक इकाई की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसी से ही बनाते हैं एक एग्जांपल। 3.750। देखो हमें इसकी राउंडिंग यहां तक करनी है, दशमलव के बाद एक अंक तक। तो जो छोड़े जाने वाला अंक है वो 5 है। छोड़े जाने वाला अंक कितना है बेटे? 5। और 5 के बाद 0 भी है। रखे जाने वाला अंतिम अंक है 7, जो एक विषम संख्या है। तो इसमें एक इकाई बढ़ानी पड़ेगी हमें, और हमारा उत्तर आएगा 3.8। क्या आएगा बेटे? 3.8 आएगा हमारा उत्तर। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लगा लेते हैं। देखो 6.0550, यहां तक राउंडिंग करनी है इसकी, 5 तक। तो जो छोड़े जाने वाला अंक है वो 5 है, और 5 के बाद 0 है, तो रखे जाने वाले अंतिम अंक को चेक करो कि सम है या विषम। आप देखोगे 5 तो एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इसमें एक इकाई की वृद्धि हो जाएगी, और 6.06 आएगा हमारा सही राउंडिंग। तो इसका भी 6.06 है, इसका भी 6.06 है। ठीक है बेटे, क्योंकि यहाँ सम संख्या थी, ज्यों की त्यों है। ये विषम संख्या है, एक इकाई हमने बढ़ा दी है। तो यदि आपको ये नियम समझ में आते हैं तो आप राउंडिंग करने में कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। ये 5 नियम है, 5 नियम आपको आने चाहिए। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। यहां लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल है 3.775 894 लीटर, और इसकी राउंडिंग करनी है हमें 4 अंक तक। यहां तक राउंडिंग करनी है, यहां तक। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, 4 अंक तक हमें राउंडिंग मारनी है इसकी। तो बताओ कर दोगे क्या? छोड़े जाने वाला अंक देखो क्या है? 8। 8 5 से बड़ा है या नहीं है? है ना 5 से बड़ा? 5 से बड़ा है तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में एक इकाई की वृद्धि होगी। तो 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? ये तो इसमें एक इकाई बढ़ा दो, 6। 3.776, तो 3.776 ये आएगा इसका सही राउंडिंग।
तो यदि यदि आप 4 सार्थक अंकों तक इसका राउंडिंग मारना चाहते हो तो 3.776 आएगा, क्योंकि छोड़े जाने वाला अंक 5 से बड़ा है तो रखे जाने वाले अंक में 1 इकाई की वृद्धि तो होनी ही है। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं एक और एग्जांपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। 265.0874, 265.0874 और मात्रक दे रखा है केल्विन, और ब्रैकेट में लिख रखा है 3 अंकों तक राउंडिंग मारनी है। 3 अंक तो बेटे यही हुए, यहां तक बैठे 3 अंक। तो यदि आप 3 अंकों तक इसकी राउंडिंग मारोगे तो छोड़े जाने वाला अंक क्या है? 0। दशमलव को ना देखो बिल्कुल भी, छोड़े जाने वाला अंक क्या है? 0 है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 0 है तो 5 से तो छोटा ही है, और 5 से छोटा है तो रखे जाने वाले अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा उत्तर आएगा 265। हमारा उत्तर 265 आएगा यदि इस संख्या को 3 अंकों तक राउंडिंग मारनी है, 3 अंकों तक सन्निकटन करना है या निकटन करना है। एक और क्वेश्चन देखो, चलो नंबर 3 पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। 55.265 किलोग्राम, 55.265 किलोग्राम वजन है या भार है या द्रव्यमान है, और इसका राउंडिंग करना है 4 अंकों तक, 4 सार्थक अंकों तक। तो 4 सार्थक अंक तो बेटे यहां तक बैठेंगे। ठीक है, कहां तक बैठेंगे? यहां तक। जब यहां तक बैठेंगे तो आप देखो छोड़े जाने वाला अंक क्या है? 5। 5 के बाद कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है तो समझ जाओ 0 है। 5 के बाद यदि कोई अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ जाओ क्या है? 0 है। तो अब 5 से पहली संख्या देखो क्या है? 6। यह रखा जाने वाला अंतिम अंक क्या है? 6। 6 सम है या विषम? बताओ। सम है, 2 से कटता है। यदि सम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा उत्तर आएगा 55.26। तो यहां तक राउंडिंग हमारी आएगी 55.26। दशमलव का निशान है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा एक और कर लो, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक और करते हैं। 55.275 किलोग्राम, 55.275 किलोग्राम, और इसे भी कहा है 4 अंकों तक राउंडिंग मार दो, जो हिम्मत हो तो। 4 अंकों तक का मतलब यहां तक राउंडिंग मार दो। भाई 5 है, छोड़े जाने वाला अंतिम अंक 5 है, उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 है। रखे जाने वाला अंतिम अंक क्या है? विषम संख्या। जब विषम है तो विषम को 1 इकाई बढ़ा दो, सम हो जाएगा। ये हो जाएगा 55.28। क्या हो जाएगा? 55.28। तो ये 5 नियम आपको आने चाहिए, ये 5 नियम बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि राउंडिंग करने का, निकटन करने का या सन्निकटन करने का सवाल भी पेपर में पूछा जाता है। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो वहां भी हमें जरूरत पड़ती है इस चीज की। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत बढ़िया चीज जिसकी जरूरत पड़ती है हमें बहुत ज्यादा। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे परिवर्तनीय कारकों की। परिवर्तनीय कारक, इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मान लो आपकी कोई भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि को आपको बदलना है एक मात्रक से दूसरे मात्रक में, तो हमें जरूरत पड़ती है परिवर्तनीय कारकों की, और इन्हें याद करना पड़ता है हमें। ये याद करने का काम है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मुख्य परिवर्तनीय कारक हैं, इन्हें आप याद करके रखोगे। इनमें से अधिकतर की हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है। जैसे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो होता है ना बेटे, 1 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 39.37 इंच, 39.37 इंच। 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए।
और बेटे 1 इंच जो होता है ना, 1 इंच, 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को ऐसे लिख दूं, 2.54 सेंटीमीटर। और एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि 1 लीटर, ये लीटर है ना, लीटर, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। इनकी जरूरत पड़ती है हमें बहुत ज्यादा। और 1 लीटर में आप ऐसे भी लिख सकते हो 1000 घन सेंटीमीटर। ये देखो घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर को सीसी भी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर। और बेटे 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब भी होते हैं। डेसीमीटर है, हिंदी में लिखता हूं डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। और जो कच्चा तेल हम लेते हैं ना, गैलन में लेते हैं, गैलन। यूएस का यूनिट है गैलन। 1 गैलन में होते हैं 3.79 लीटर। 3.79 लीटर, 1 गैलन में 3.79 लीटर होते हैं। एक ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक ESU में होते हैं 3.3356 गुणा 10⁻⁻10 कूलाम। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, बस इतनी चीज याद रखो कि ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। एक डाइन में होते हैं 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक है ना न्यूटन, और डाइन भी बल का मात्रक है, CGS में, MKS में। एक वायुमंडल, जिसे आप एटमॉस्फेयर भी कहते हो, ATM भी कहते हो, एक वायुमंडल में होते हैं 10-13-25 पास्कल। 10-13-25 पास्कल। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000, 1,325 पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक है वायुमंडल, और ये भी पास्कल भी दाब का ही मात्रक है। और दाब का एक और मात्रक है बार। एक बार में होते हैं 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी दाब का मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बेटे 1 लीटर वायुमंडल, 1 लीटर वायुमंडल में होते हैं 101.3 जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। और एक बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें, एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? एक वर्ष में होते हैं 3.1536 गुणा 10⁻7 सेकंड। एक वर्ष में इतने सेकंड होते हैं। और एक डिबाई को हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। 1 डिबाई में होते हैं बेटे 1 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। एक कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। और भी बहुत सारे लिखवाऊंगा अभी, जो हैं ज्यादातर हमें 11th और 12th में जरूरत पड़ती है, जिन परिवर्तनीय कारकों की, वे सारे आपको लिखवा दूंगा।
पर आप सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे याद कैसे रखेंगे हम। मैं इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल याद रखने ही है, उन पे निशान लगा रहा हूं अभी। देखो कौन कौन से हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए इनमें से ये, एक तो ये पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए, एक ये पता होना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पे निशान लगा रहा हूँ बेटे। एक फिजिक्स में जरूरत पड़ती है इसकी, एक ESU इज इक्वल टू 3.3356 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। और एक हमें जरूरत पड़ती है एक बार की, और 1 लीटर वायुमंडल की, 1 कैलोरी की। इसमें से तो ये आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, इसके अलावा और आप एक काम करो, इधर लिखवा देता हूं, चलो इधर। इसके बाद हम पहुंचे हैं 1 कैलोरी तक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.602 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ती है हमें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 गुणा 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रति परमाणु, प्रति एटम या पर एटम। ये पर का निशान है, पर का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होता है 96.5 किलो जूल प्रति मोल के। 96.5 किलो जूल प्रति मोल के। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम बराबर 96.5 किलो जूल प्रति मोल के। फिर आपको ध्यान रखना है, एक वायुमंडल, वायुमंडल को हम ATM भी कहते हैं, एटमॉस्फेयर, दाब का मात्रक है। एक वायुमंडल होता है 931.5016 931.5016 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, कैपिटल M भी लिख सकते हो, MEV। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप MEV भी लिख सकते हो, ऐसे MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा होता है 3600 किलो जूल के बराबर। 1 किलोवाट घंटा ये होता है 3600 किलो जूल के बराबर। एक इसकी जरूरत पड़ती है हमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद 1 मोल गैस का मतलब है 22.4 लीटर गैस। 1 मोल गैस, इसका मतलब होता है 22.4 लीटर गैस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। 1 मोल गैस का मतलब 22.4 लीटर गैस। और 1 मोल अणु यदि हमारे पास है किसी पदार्थ के, तो इसका मतलब है 6.022 गुणा 10⁻23 अणु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें याद रखना है, हमें जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। और यदि 1 मोल अणु की तरह 1 मोल परमाणु कह दिया जाए, 1 मोल परमाणु, तो 1 मोल परमाणु बराबर होते हैं 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु हो गए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है।
उसके बाद बेटे 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। तो इनमें से कौन से हमें याद रखने हैं? एक बार दोबारा मैं देख लूं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर 1000, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, ESU डाइन, 1 बार इतना न्यूटन 1 लीटर वायुमंडल। इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी बेटे हमें, इसे मैं हटा रहा हूं। जिन पे मैं निशान लगा रहा हूं वे तो बिल्कुल पक्के करने हैं, बिल्कुल पक्के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कम से कम 13 परिवर्तनीय कारक तो आपको बिल्कुल रटने हैं, बिल्कुल रटने हैं। रटने का काम ही है ये, इनकी हमें जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बेटे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए, फास्ट रिवीजन करने के लिए और एग्जाम में प्यारे प्यारे अंक प्राप्त करने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। वैसे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत आलसी हैं और सोचते हैं कि लिखना पड़ेगी ना बिल्कुल भी। तो जो आलसी बच्चे हैं उनका भी इलाज मैंने कर रखा है, आपके लिए भी सही रास्ता ढूंढ रखा है, और वो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक PDF नोट्स का। यदि वहां आप क्लिक करोगे तो वहां क्लिक करके आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे पूरे यूनिट के। यदि आपको आज PDF नोट्स नहीं मिलते हैं तो आज से कुछ दिन बाद आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। उसमें कुछ समय लगता है। जब मेरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं PDF को वहां अपलोड करता हूं। जब यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो शायद आपको 1-2 दिन बाद या 4-5 दिन बाद PDF नोट्स मिल जाएंगे। पर इतना जरूर है कि यूनिट कंप्लीट होने से पहले आपको पूरे यूनिट के PDF नोट्स वहां मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्लास 12 के भी और क्लास 11 के भी। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा आज का टॉपिक। इसमें ये वाला जो काम है ये थोड़ा रटने का है, इसमें समझने का काम कुछ नहीं है। और कल हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपके मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी। मेरे मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है और मेरा उसमें कुछ भी श्रेय नहीं होगा जिस दिन आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे, एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। एक अध्यापक का काम होता है बच्चों को रास्ता दिखाना, पर उस रास्ते पर चलना तो बच्चों को ही पड़ता है, अध्यापक थोड़ा ही चलता है। एक अध्यापक, एक टीचर तो वहीं का वहीं रहता है। अध्यापक ग्रोथ नहीं करता है, पर अध्यापक के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वे सरपट दौड़ते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं यदि वे लगनशील हैं, मेहनती हैं और बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ठीक है बेटे। भले ही फिर ग्रोथ करने के बाद कुछ बच्चे अपने टीचर्स को भूल जाते हैं और कुछ बच्चे याद रखते हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, हम भी कुछ टीचर्स को भूल गए हैं और कुछ हमारे याद हैं, पर ईमानदारी तो वो है कि हमें अपने सारे टीचर्स याद होने चाहिए जिन्होंने हमें पढ़ाया था। ठीक है बेटे, बस पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई को टेंशन मत बनाओ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।